हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था अपन उसको अब क्या करेंगे, कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, अब पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। देखो क्या होता है वेक्टर फॉर्म में। अगर मान लो दो चार्जेस हैं, यहाँ पे चार्ज रखा है +Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है +Q2, तो ये इनकी मान लो लाइन ज्वाइनिंग देम है। तो इस साइड एक फोर्स लगेगा F और एक इस साइड एक फोर्स लगेगा F। इसको बोल देते हैं F21 और इसको बोल देते हैं F12। F21 का क्या मतलब है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। एक पे जो फोर्स लग रहा है किसके कारण? वन के कारण। अब अगर इस फोर्स की वैल्यू लिखें तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर मैं इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? K Q1 Q2 अपॉन R² और साथ में R कैप। R कैप क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F इज टू K Q1 Q2 अपॉन R², साथ में R कैप था। अब मैं ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब देखो ध्यान से, R इंटू आर कैप क्या हो जाएगा? बताओ, आप सभी लोग सोच के बताओ। R इंटू आर कैप क्या हो जाएगा? R वेक्टर। K Q1 Q2 अपॉन R³ हो गया नीचे तो, और ऊपर हो गया R वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? आर वेक्टर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर ऑफ वन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। आर वेक्टर क्या है? एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर दूसरे चार्ज के रिस्पेक्ट में। क्लियर हुआ? अब ऐसे अगर मैं सिमिलरली आपसे पूछूं, आप मेरे को F21 वेक्टर बताओ। क्या बताओ? F21 वेक्टर। तो आप क्या बोलोगे सर? K Q1 Q2 अपॉन R² R कैप 21। क्योंकि F21 की जो डायरेक्शन होगी, देखो अभी अपन ने देखा था, F21 की जो डायरेक्शन होगी वो क्या? R21 वेक्टर की R21 वेक्टर कैप यानी यूनिट वेक्टर होगा उस फोर्स के डायरेक्शन के अंदर। अब सिंपली इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R वेक्टर इन F21 डायरेक्शन। सिमिलरली F12 को क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन R², सॉरी R³ कर देते हैं और ऊपर वेक्टर लिख देते हैं R³ RF R12। अब अपन जानते हैं कि R12 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ R वेक्टर लगा देते हैं, नेगेटिव ऑफ R21 वेक्टर क्या होगा? देयरफॉर F वेक्टर ऑफ 12 शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। और दोनों वेक्टर्स का जो मोड होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सेम। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का क्या होगा? बिल्कुल सेम। क्लियर? समझ आया? वेक्टर फॉर्म में क्या करना है? अगर आपको दो वेक्टर, दो पॉइंट्स दिए हैं, उन पे चार्ज रखे, उन्हें कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर आपको सेकंड चार्ज पे फर्स्ट के कारण फोर्स निकालना है तो आप क्या करो? K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R वेक्टर लिखो, 2 से लेके मतलब टू R21 वेक्टर। कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 1। ठीक है, समझ आया? अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। जो अपन ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कूलम्ब्स कूलम्ब का जो लॉ था ना, वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्जेस के लिए।
अगर आपको बड़ी बॉडी जिनकी डायमेंशन हो उनमें अगर आपको कूलम्ब्स लॉ लगाना है तो उस केस में उनकी जो डायमेंशन है उनके डिस्टेंस के लेकिन उनके डिस्टेंस के सामने मतलब जो डायमेंशन है वो उसके उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल। अगर आपको इफ वी हैव टू अप्लाई फॉर bodies which have dimension, then distance between them should be very high। अगर आपको डायमेंशन ऐसी दो बॉडीज के बीच में कूलम्ब्स का लॉ लगाना है जिनकी डायमेंशन है, तो उनकी जो डायमेंशन है वो बहुत छोटी होनी चाहिए, या फिर उनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उसके सामने उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, नेग्लिजिबल। सेकंड क्या कहता है, कूलम्ब का जो फोर्स है ना वो हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग होता है, इज अलोंग लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके अलोंग होता है। ओके, ये कूलम्ब्स का जो फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट्स ओके, अब देखो अगर आप कोई मीडियम लेते हो, अगर आप कोई मीडियम लेते हो तो अपन ने बोला है जो फोर्स की वैल्यू है, अपन ने क्या बोला, जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या होता है जब मीडियम आ जाता है, मान लो एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, इनके बीच में जब कोई मीडियम नहीं था तो फोर्स था F। इन वैक्यूम F की जो वैल्यू थी वो मान लो कुछ F ही थी, F1 थी, ठीक है। यहाँ Q1 चार्ज रखा है, यहाँ Q2 चार्ज। इन एनी मीडियम F की जो वैल्यू होगी ना वो क्या हो जाएगी, F बाय एप्सिलॉन R होगी। अभी अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अब जो F की वैल्यू है वो F अपॉन एप्सिलॉन R हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो चेंज हो गया, वो तो F1 ही रहा है। एक्चुअली इस मीडियम में कहीं अगर मान लो ये कोई मीडियम है तो कहीं पॉजिटिव चार्ज कहीं नेगेटिव पॉजिटिव रैंडमली प्रेजेंट होंगे, इनकी वजह से भी जो फोर्स लगेगा इस पे, जो ये F की जो वैल्यू F अपॉन एप्सिलॉन R आई है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। किस किस के कारण, चार्ज Q1 के कारण एंड रेस्ट अदर के कारण, बाकी सब के कारण रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों के बीच में फोर्स तो अभी भी F1 ही लग रहा है, लेकिन जो मीडियम में रखने से बाकी जो चार्जेस प्रेजेंट है उनके कारण भी कुछ फोर्स लगेगा, और जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, F अपॉन एप्सिलॉन R। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर मान लो यहाँ पे कोई कैपिटल Q चार्ज सिचुएटेड है और यहाँ पे मान लो कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे मान लो कोई Q2 चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। इसको बोल देता हूं मैं F1, इसको बोल देता हूं मैं F2, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इसको बोल देता हूं मैं R2, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस इसको बोल देता हूं R। तो अगर आपसे पूछूं F2 की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर K Q1 कैपिटल Q
अपॉन R2 का स्क्वायर, और F1 की वैल्यू पूछूं तो वो आएगी K कैपिटल Q स्मॉल q2 अपॉन R1 का स्क्वायर। देखो ये जो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि Q2 प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन कैपिटल Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज। कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, F की वैल्यू तो ये फिक्स ही रहनी है, चाहे कोई कितने ही नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जो F नेट की वैल्यू आएगी, F नेट वेक्टर की, वो क्या आएगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। अब देखो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो टॉपिक था कूलम्ब्स लॉ वो सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस पे अपन कुछ 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कि ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, इस पे यहां पे मान लो एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा है और यहां पे मान लो एक चार्ज कैपिटल क्यू रखा है, इन दोनों की वजह से इस पे क्या निकालना है, फोर्स। तो मैं देखता हूं इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। देखो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस कितनी है b, तो मैं इस डिस्टेंस को लिख सकता हूं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा F, और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F की वैल्यू सेम क्यों है, क्योंकि यहां पे भी चार्ज की वैल्यू Q, यहां पे भी चार्ज की वैल्यू Q दोनों केसेस में, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, सेम। तो मैं अगर इस फोर्स को अलग से दिखाना चाहूं कैपिटल Q पे, तो एक फोर्स तो लगेगा इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं क्या करता हूं, वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहे हैं इस एंगल को मान लेता हूं थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा आपका, बिल्कुल थीटा। और जब मेरे को आप क्या चाहिए, एफ नेट कैसे आएगा, एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का समेशन, या मैं अगर बहुत ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करूं तो F1 वेक्टर और F2 वेक्टर लिख लेता हूं, यहां पे भी मैं F1 और F2 लिख लेता हूं। जब इन दोनों वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, F1 का इस साइड कंपोनेंट आएगा F1 साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा कितना, F1 कॉस थीटा। जब मैं F2 की बात करूंगा तो F2 का इस साइड कंपोनेंट आएगा F2 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा F2 cos थीटा। जब आप इन दोनों वेक्टर को सॉल्व करोगे तो अपने पास क्या, ये F2 साइन थीटा और ये बिल्कुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और अपने को पता है दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या है, सेम। मैं यहां लिख देता हूं एज F1 इज इक्वल्स टू F2 इन मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर सेम है, k की वैल्यू सेम, दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम, और डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये F2 साइन थीटा और ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल, और जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2f cos थीटा। अगर मैं f लिखना चाहूं तो f की वैल्यू कितनी होगी, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस कितना थी दोनों के बीच में, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा। साथ में अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूं तो अपन ने यहां पे थीटा कौन सा माना है, ये वाला। अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा तो ये थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा निकलना चाहूं तो क्या cos थीटा b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं हो जाएगा। cos थीटा होता क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। क्या आपका यही फाइनल आंसर होगा, यही फाइनल आंसर होगा। मैं आगे यूनिट लगा देता हूं, न्यूटन। होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। इसके बाद अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू कितनी है Q1। ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू कितनी है Q1। वो एक फिक्स चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कल में रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट। ओके, तो और कांस्टेंट स्पीड से, देन द फाइंड स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ दैट चार्ज। अब मैं अगर इस चार्ज की एफबीडी बनाऊं तो इस चार्ज पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स बोल दो, जिसकी वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और क्या सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है mv स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है? तो mv स्क्वायर अपॉन आर शुड बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब यहां से v की वैल्यू निकालने आएंगे तो वो जाएगी, क्या आएगी अपनी? K Q1 Q2 अपॉन एम आर। ये तो आ गई आपके पास वेलोसिटी। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कितना मूव किया होगा उसने? 2 पाई आर, और इसकी स्पीड क्या होगी? कुछ v। तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर अपॉन v की जगह क्या पुट कर दूं? रूट K Q1 Q2 इनटू रूट जो नीचे आया था वो आ गया ऊपर। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले अपने वेलोसिटी निकाल ली और उसके बाद क्या स्पीड निकाल ली और उसके बाद क्या निकाल लिया अपन ने? टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है अपन से। क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि ये जो ट्राइंगल है इसके सेंट्रॉइड पे कितना फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं सेंट्रॉइड यहां है, तो देखो इसके सेंट्रॉइड पे देखें तो एक तो फोर्स इसकी वजह से लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा। एक इसकी वजह से फोर्स लगेगा बिल्कुल इस डायरेक्शन में, और एक ऊपर वाले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। अगर मैं इनको अलग से फोर्स दिखाऊं तो एक फोर्स की वैल्यू F, इस वाले फोर्स की वैल्यू F, और इधर वाले फोर्स की भी वैल्यू F। देखो लॉजिक क्या है तीनों को FF मानने का। जब मैं F लिखने जाऊंगा किन्हीं भी दो पॉइंट के, तो F क्या होता है? K। F क्या होता है? K। देखो सेंटर पे मान लो अपन ने चार्ज Q रखा हुआ है, तो F क्या होगा? K Q कैपिटल Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होगा वो सब में क्या होगा? सेम, क्योंकि सेंट्रॉइड सबसे क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू तीनों केसेस में क्या आ जाएगी? सेम। अब बात कर लेते हैं अपन एंगल की। देखो जब लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो ये एंगल इसके साथ कितना बनाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि वो बाइसेक्टर होता है। तो आपका फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट कितना, एंगल कितना आ गया? 30। ये 30, तो आपका ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 30। और दोनों का वर्टिकल के साथ एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल 60 और ये एंगल 60। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं लिखूं इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? कुछ F। अगर मैं F के इस साइड कंपोनेंट लूं तो कितना आएगा? F cos 30। इस साइड F का कितना कंपोनेंट आएगा? इसका F cos 30। ऊपर कितना कंपोनेंट आएगा? इसका F cos 60, इसका F cos 60, यानी 2F cos 60। ध्यान से देखो तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। इधर 2F cos 60 की वैल्यू कितनी होगी? F। तो ऊपर भी F नीचे भी F, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सारे फोर्स आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल। और नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास? 0। समझ आया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ए पॉइंट पे जो चार्ज लिखा है इस चार्ज पे क्या निकालना है आपको? फोर्स। देखो इस चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे। इस जो इधर बी पे चार्ज है उसके कारण एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। बीच में क्या एंगल होगा? 60 डिग्री, क्योंकि अपन क्वेश्चन में गिवन है कि एक ऐसा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल। लिख लेते हैं अगर नहीं गिवन है तो। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, अब अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो एक वैल्यू तो फोर्स की F इस साइड लग रहा होगा और एक फोर्स F इस साइड लग रहा होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60। अब FF सेम कैसे बोल सकता हूं? जब इन दोनों के A और B के बीच में फोर्स लिखने जाऊंगा तो F की वैल्यू कितनी आएगी? KQ स्क्वायर अपॉन ये जो बीच में डिस्टेंस है। तो F की अगर मैं F की वैल्यू लिखने जाऊंगा तो क्या आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस को मैं A मान लेता हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर जगह डिस्टेंस क्या होगी? सेम। ये भी A, ये भी A और ये भी A।
ठीक है। अब अगर मैं इनको कंपोनेंट लेके रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो देखो इस साइड तो f एक जो f को मैंने दो कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं तो इस साइड f का कितना कंपोनेंट आएगा, f cos 30, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, वो 60, तो एंगल कितना होगा 30, तो f cos 30 कितना होता है √3f अपॉन 2, और f cos 60 इस साइड एक कंपोनेंट और आ जाएगा, इस वाले f का जो ये लग रहा था इस f का कितना आ जाएगा f/2। अगर मैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो इस साइड कितना हो जाएगा 3f/2 और इस साइड कितना हो जाएगा √3f/2। अब जब मैं इन दोनों जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है √a² + b²। जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो हो जाएगा 9f² / 4 + 3f² / 4। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा f√3 कैसे आएगा 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी √3f², और वो सॉल्व कितना हो जाएगा √3f। इसको फॉर f की वैल्यू पुट कर देते हैं तो kq² अपॉन a² इंटू √3। समझ आया। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है, एक आपको रेगुलर हेक्सागन दे रखा है जिसपे जिसके सेंटर पे चार्ज कितना रखा हुआ है -q। फिगर जो बनाया है वो एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ नहीं बनाया है, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि ये हेक्सागन कैसा है रेगुलर हेक्सागन के 5 पॉइंट्स पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 5 कॉर्नर्स पे +q और सेंटर पे पड़ा है -q। तो आपको इस जो सेंटर -q पड़ा है इस पे क्या निकालना है नेट फोर्स। अब देखो जब सेंटर पे इसके कारण फोर्स निकालने जाओगे तो इस q के कारण और इस -q पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में। इस q और इस -q के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इसके कारण इसके कारण फोर्स आएगा इधर और इसके कारण फोर्स आएगा इधर। अब ध्यान से देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अल्टीमेटली आपके पास एक ही फोर्स बचेगा, इस q और इस -q के बीच में जो फोर्स आएगा वही फोर्स आपके पास फाइनली क्या बचेगा, नहीं। तो सारा का सारा जो नेट फोर्स होगा वो किस किस के बीच में होगा, इस -q और इस +q के, और इनके बीच में डिस्टेंस क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, मान लो a दे रखी है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी kq² अपॉन a², और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी -q to q, या फिर बोल सकते हैं अलोंग लाइन joining -q एंड q, कौन सा वाला q, मोर प्रिसाइजली इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, q प्लेस्ड एट फाइंड द वैल्यू ऑफ q सच दैट होल सिस्टम इज एट रेस्ट। अगर सारा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहिए तो q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, q सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इन दोनों के बीच में मुझे फोर्स चाहिएगा, तो इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस भी चाहिएगा। तो ये वाली डिस्टेंस है, इसको मैं x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं x। अगर मैं इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस a/2 होगी, क्योंकि सेंट्रॉइड है वो, और ये एंगल कितना होगा 30। तो आप ध्यान से देखो तो क्या x की वैल्यू a/2 cos 30 आएगी, क्योंकि x तो क्या है हाइपोटेन्यूस ना, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी a/√3। समझ में आई ये चीज, चलो ठीक है। अब अगर q पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, अगर q पे नेट फोर्स होना चाहिए 0 तो q पे एक फोर्स तो लगेगा f इस डायरेक्शन में, और उस f की वैल्यू होगी, जो f लग रहा है उस f की वैल्यू कितनी होगी kq² अपॉन a²। क्या सेम उतना ही एक f इस डायरेक्शन में भी लगेगा, लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी a और फोर्स सेम है। और क्या इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए होगा, जिसको मैं बोल देता हूं F1। तो अब ध्यान से देखिए क्या F1 इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होना चाहिए। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा f² + f² + 2f² cos थीटा,
और cos थीटा की जगह cos 60। 60 क्यों है समझ आया? ये एंगल 60 तो बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी 60। तो यहां जब देखेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3f। F1 को क्या लिख सकता हूं? K Q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर इंटू 3 शुड बी इक्वल्स टू √3 और f की वैल्यू K Q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, इस K से ये K और इस Q के स्क्वायर से। तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या Q की वैल्यू माइनस Q अपॉन √3 आएगी। देखो यहां से जब आप Q की वैल्यू निकालोगे तो प्लस Q बाय, यहां की जब वैल्यू आएगी Q बाय √3। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि अगर इसकी वैल्यू Q होगी, यहां पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर किया है, अगर इसकी वैल्यू Q होगी प्लस Q तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो फोर्स इस डायरेक्शन में दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, वरना तो रिपल्शन होगा ना। वरना अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो F1 वेक्टर को F वेक्टर बोल देते हैं, इसको भी बोल देते हैं F वेक्टर, शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F3 वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो क्या √3f आया था, वो किसके बराबर होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ F3। ऐसा होना चाहिए ना बेटा, तो इसीलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। समझ आया आपको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कि इस प्लस Q को, क्या क्वेश्चन है? वेयर शुड अ पॉइंट चार्ज Q be placed so that it remains in equilibrium। क्वेश्चन है कि आपको ये Q चार्ज कहां रखना पड़े ताकि सब सिस्टम क्या रहे? इक्विलिब्रियम पे। तो अगर ये इसको यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहना है तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। यानी इसके बीच में और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है Q और 4Q के बीच में फोर्स, क्या उतना ही फोर्स Q और इस कैपिटल Q के बीच में लगना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम फोर्स मिलेगा। तो Q और 4Q के बीच में फोर्स कितना लगेगा? K स्मॉल q 4Q अपॉन डिस्टेंस को मान लेते हैं x²। इस Q और इस Q के बीच में फोर्स कितना लगेगा? K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। पूरे डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको a गिवन है। यहां से इस Q, इस K से ये K कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल। तो आप ध्यान से देखो तो क्या 4a माइनस x का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू x²। रूट लिया तो क्या इक्वेशन बन गई? 2a माइनस x शुड बी इक्वल्स टू x। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2a माइनस 2x शुड बी इक्वल्स टू x। और अगर आप यहां से x सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2a/3, क्योंकि ये 2x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? प्लस 2x और वो हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2a/3। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और बनती है, यहां पे जो 4 का जब आपने रूट लिया दोनों साइड 4, क्या 4 का रूट -2 नहीं हो सकता? तो अगर -2 हो तो क्या a माइनस x शुड बी इक्वल्स टू x। तो 2a माइनस 2x, उस माइनस को इधर भेज देते हैं, शुड बी इक्वल्स टू -x। तो 2a शुड बी इक्वल्स टू -3x। तो x की वैल्यू आ गई -2a/3। x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 2a/3। यानी ये तो कितनी होनी चाहिए? 2a/3, और ये कितनी होनी चाहिए? a/3, क्योंकि a माइनस 2a/3 क्या होगा? ये a माइनस x कितना हो जाएगा? x की वैल्यू अगर 2a/3 हो तो ये कितना हो जाएगा? a/3। तो इस कैपिटल Q से कितना डिस्टेंस होना चाहिए? a/3, और 4Q से कितना होना चाहिए? 2a/3। चलो समझ आया आपको? चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू रॉड हैविंग टोटल चार्ज Q।
एक रॉड है जिस पर टोटल चार्ज कितना है Q, टोटल चार्ज कितना है Q, और इसको बोल देते हैं इस चार्ज Q डैश पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स। अगर इस Q डैश पे नेट फोर्स निकालना है तो अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो अपन फॉर्मूला लगा देते K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर दिक्कत ये है कि चार्ज तो यहां कुछ अलग है, यहाँ चार्ज हर डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, अलग। तो मैंने एक पतला सा dx एलिमेंट लिया किसी डिस्टेंस x पे, तो इन दोनों के बीच में जो छोटा सा f df फोर्स होगा वो क्या होगा, k q इंटू उस पे चार्ज dq dx वाले एलिमेंट पे अपॉन x स्क्वायर। और अगर मैं dq की वैल्यू लिखूं तो क्या dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx आएगी। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट। कैसे, देखो लैम्डा क्या होगा, लेट अस सपोज L लेंथ पे चार्ज Q है तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा, Q बाय L, और इसी को क्या बोलते हैं, Q बाय L को लैम्डा, क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय L dx आ जाएगी ना, ठीक है, इसको Q डैश बोल देते हैं। तो जो df की वैल्यू आएगी क्या वो ये नहीं आएगी, k इंटू dq की जगह Q बाय L dx इंटू Q डैश अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अगर मैं यहां से f लिखना चाहूंगा तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ df होगा, अगर मैं f लिखना चाहूंगा तो वो क्या इंटीग्रेशन ऑफ df होगा, और जब df का इंटीग्रेशन करूंगा तो k q डैश अपॉन L बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन कितना बच जाएगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। और जब आप dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, ये q कैपिटल q डैश अपॉन L, तो ऐसा कैसा रह जाएगा ना, होप्स आपको समझ आ रहा होगा। और dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 है ना, x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 यानी -1, और नीचे कितना जाएगा, -1। अब अगर लिमिट लगाऊंगा तो पहला एलिमेंट कहां मिलेगा मुझे, a पे, और लास्ट एलिमेंट कहां मिलेगा, a + l पे। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा k q डैश अपॉन l 1 अपॉन माइनस, बाहर ये माइनस है, 1 अपॉन a प्लस l माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a। और यहां सॉल्व करूंगा तो k q डैश अपॉन यहां माइनस a, यहां a प्लस l, तो वो l बनेगा और उस l से ये वाला l कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा a, नीचे कितना आ जाएगा, a अपॉन a प्लस l। समझ आया आपको, ठीक है। ये l कैसे कैंसिल हुआ, यहां बनेगा माइनस a, यहां बनेगा a प्लस l, तो ऊपर l और l से ये वाला l क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रेडिक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, predict the type of equilibrium for Q placed along the perpendicular bisector of line joining two fixed charges if Q is positive, if Q is negative। अगर ये Q पॉजिटिव है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इस अगर चार्ज पार्टिकल यहां पे प्लेस किया जाता है। इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं, इस पार्टिकल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके देखते हैं और इस पार्टिकल को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करके देखते हैं। अगर वापस से अपने इनिशियल पॉइंट पे आना चाहता है तो उसको बोलते हैं स्टेबल, और अगर नहीं आना चाहता तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो अगर Q पॉजिटिव है, इफ Q इज पॉजिटिव, ध्यान से देखना, अगर Q पॉजिटिव है तो मैं अगर इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा तो इन दोनों के कारण फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इसके कारण जो फोर्स आएगा उस पे वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और नेट फोर्स जो आएगा, ध्यान से देखना, इस साइड फोर्स F आएगा और एक इस साइड फोर्स F आएगा, तो जो F नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो पार्टिकल वापस थोड़ा आना चाहेगा, वो तो दूर भाग जाएगा। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। इफ Q क्या हो, नेगेटिव,
इफ क्यू क्या हो, नेगेटिव। तो अगर ऊपर थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस किया, यहां पे मान लो थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किया, तो इस क्यू के कारण फोर्स इधर लगेगा और इसके कारण भी फोर्स कहां लगेगा, इधर। तो इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, और एफ नेट कहां आएगा, ऊपर की डायरेक्शन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपने नीचे किया, पार्टिकल में फोर्स वापस ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल क्यों हो जाएगा ये स्टेबल, क्योंकि आपने इसको नीचे डिस्प्लेस किया और ये वापस फोर्स इसको कहां लेके जाने की टेंडेंसी रख रहा है, ऊपर। अगर क्यू पॉजिटिव था, इसको अगर ऊपर लेके गए तो फोर्स और ऊपर ले जा रहा है, लेकिन अगर ये क्यू अगर नेगेटिव हुआ तो आप इसको यहां लेके गए तो इस पे फोर्स एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, तो वापस उसको उस सेंटर की तरफ लाने की टेंडेंसी रखेगा, इसलिए वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल। और वो अगर क्यू पॉजिटिव हुआ तो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। तो यहां पे खत्म होता है अपना कूलम्ब्स